नमस्ते, ज्ञान विविध चैनल में मरुभूमि शर्मा है, आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कल की क्लास में हमने पढ़ा था शब्द विचार के बारे में। शब्द है उसकी परिभाषा पढ़ी थी कि शब्द किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, किस किस आधारों पर है वो इन्हें बांटा गया है, भेद है वो किए गए हैं। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति, उद्गम के आधार पर है, स्रोत के आधार पर है, शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं। उद्गम के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर 5 प्रकार के होते हैं। तो कल 2 का वर्णन हमने पढ़ लिया था, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब उनसे जुड़ी हुई एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि तत्सम शब्द के बारे में हमने पढ़ा था कि तत्सम यानी कि तत् प्लस सम, उन शब्दों से बना हुआ है। तत् का अर्थ होता है उसके, सम यानी समान, उसके समान यानी किसके समान, तो संस्कृत भाषा या मूल भाषा के वो शब्द जो सीधे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं ज्यों के त्यों। कल मैंने बताया भी था कि जो अपनी हिंदी भाषा किससे निकल के आई है, संस्कृत भाषा से निकल के आई है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा थी, वो उसका 2 रूप था, लौकिक और वैदिक स्वरूप था। लौकिक स्वरूप से है, फिर पाली निकल के आती है, पाली से प्राकृत आती है, प्राकृत से अपभ्रंश आती है और अपभ्रंश से शोरसेनी अपभ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश से अपनी कौन सी भाषा निकल के आती है, हिंदी भाषा निकल कर आती है। तो देखिए जब सीढ़ी बाई सीढ़ी है ये निकल के आई है, तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने अपना रूप परिवर्तन नहीं किया, रूप बदलाव नहीं किया, और वो सीढ़ी बाई सीढ़ी है उन भाषाओं से होते होते किस में आ गए, हिंदी में आ गए। तो वही शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, यानी किसके समान, संस्कृत भाषा के समान, यानी संस्कृत में जो ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं वही वैसे के वैसे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं तत्सम। तद्भव शब्द है वो ऐसे शब्द होते हैं जो अपना संस्कृत से लेकर धीरे धीरे या प्राकृत भाषा से लेकर धीरे धीरे हिंदी में आते आते उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, रूप बदल लिया, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में आता है अपना तीसरा देशज शब्द। देखिए देशज शब्द का अर्थ हम देख लेते हैं, देश, देश यानी कि अपना देश, और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो इससे नाम से ही पता चलता है कि देश में जन्म लेने वाला। तो अब इसकी परिभाषा अगर हम निकालते हैं कि देशज शब्द है वो कौन से होते हैं, तो इसकी परिभाषा निकल कर आती है कि ऐसे शब्द जो देश में जन्म लेने वाली भाषाओं से निकलकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। कहने का मतलब यह है कि ऐसे शब्द जो देश में जन्म लेने वाली भाषाओं, देश में जन्म लेने वाली भाषाओं की, मैंने जब अपना भाषा का टॉपिक पढ़ा था तो उस पर भी बताया था कि भाषा और बोली में अंतर होता है। बोली है वो जो पैर पैर पर बदल जाती है, पग पग पर बदल जाती है, क्षेत्र विशेष में है वो बोली का बड़ा महत्व होता है, क्षेत्र विशेष है वो बोली है वो बदलाव करती जाती है, परिवर्तन होते जाते हैं, शब्दों का हेर फेर होता जाता है। तो यही जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ ढूंढाड़ी भाषा है, मेवाती है, मारवाड़ी है, तो इस तरह की कई बोलियां हैं वो बोली जाती है। तो उनसे बोले जाने वाले जो शब्द हैं जो हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगते हैं। तो यानी कि देश, वे शब्द जो देश में जन्म लेने वाली जो भाषाएं होती हैं उनसे निकलकर किस में आ जाते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, गड़बड़, लोटा, गड़बड़, और भी ऐसे शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में होते हैं और आम बोलचाल की भाषा से निकलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। और इसके बाद में आता है विदेशी शब्द। देखिए ये देशज शब्द है, विदेशी शब्द है। इसके बाद में मैं आपको तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान है वो कैसे करते हैं, इससे जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताऊंगी कि उनको देखते ही आपको पता लग जाता है कि कौन से शब्द है वो तत्सम आते हैं, कौन से वो तद्भव आते हैं। एग्जाम में जब आप बड़े एग्जाम देते हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे बच्चों, तो तब आपको देखने को मिलेगा
कि उस समय ये पूछा जाता है कि निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो आपको वहाँ बहुत ही कंफ्यूज की स्थिति हो जाती है। सारे शब्द ऐसे लगते हैं मानो संस्कृत के हो, या ऐसे पूछ दिया जाता है कि निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द को छांटिए, तो उसमें बड़ा कंफ्यूज होता है, सारे एक जैसे लगते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस समय कि उनमें अंतर है वो कैसे करें। तो उनमें अंतर करने का मैं अभी आपको तरीका बताऊंगी कि आपको वो तत्सम और तद्भव शब्दों में आप किस प्रकार से अंतर है वो कर सकते हैं। पहले हम ये 5 प्रकार है इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपको तत्सम और तद्भव में जो अंतर होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए, विदेशी शब्द वो होते हैं, वी यानी होता है, अब देखियो यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, वी उपसर्ग जुड़ा हुआ है ना, यहाँ देश में जय प्रत्यय जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, तो यहाँ वी का अर्थ होता है अन्य। तो अब इसके आधार पर परिभाषा निकल कर आती है कि ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं से, अन्य देश की, विदेशी, देश यानी कि देश से, वी यानी अन्य, यानी अन्य देश की भाषाओं से निकलकर, अन्य देश की भाषाओं से निकलकर हिंदी में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए या हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए समझिए, वी का अर्थ होता है अन्य, देश यानी कि देश, तो इस नाम से निकल के आता है। जैसे इसमें था देशज, देश यानी देश, और जय यानी होता है जन्म लेने वाला, तो अपने ही देश जन्म लेने वाली भाषाओं से अगर कोई शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं तो वो तो होते हैं देशज शब्द। और जो विदेशी शब्द यानी कि जो ऐसे शब्द जो अन्य देश की भाषाओं से निकल कर हिंदी में आ गए। अब देखिए, अन्य देश की भाषाओं से हिंदी में कैसे आ गए भाई, आ गए क्या वो, कोई शब्दों के कोई पैर लगे हुए नहीं है, पंख लगे हुए नहीं, उड़ के आ गए, चल के आ गए, नहीं। तो देखिए, अन्य देशों के जो भाषा थे उनके शब्द हिंदी में कैसे आए। हम सभी जानते हैं कि अपना प्राचीन जो भारत देश था वो सोने की चिड़िया कहलाता था, और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके आकर्षण का केंद्र भी यहाँ रहा है। तो यहाँ पर अनेक जातियों के जो आक्रमणकारी है वो भारत पर आते रहे हैं, कभी मुगल आए, कभी तुर्क आए, कभी अरबी आए, कभी फारसी आए, कभी चीनी आए। तो इस तरह से यहाँ आते थे, और वहाँ आने के बाद वो जो अपना विचार विनिमय करते थे या अपना साहित्य लेखन उन्होंने क्या या भारत की में उन्होंने भ्रमण किया, तो उसके साथ साथ उनके जो शब्द है वो यहाँ प्रयुक्त होने लगे हिंदी। और हिंदी हमारी उदार भाषा है, सभी भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित करने की उसमें क्षमता है। तो ये जो विदेशी भाषाओं से निकलकर हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। अब देखिए, इसमें चीनी, फारसी, अरबी, ये अपने बहुत सारी भाषाओं के, फ्रांसीसी है, अंग्रेजी भाषाओं के शब्द है वो भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे कि कहें हॉस्टल, स्कूल, आल्पिन, चाबी, चाय, चीनी भाषा का शब्द है चाय चीनी, ठीक है ना, चाय शब्द है वो चीनी भाषा का शब्द है। अब देखिए, यहाँ अपना जो हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा का भी जो नाम है हिंदी शब्द, ये भी किस भाषा से है, फारसी का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरह से अपना हॉस्टल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, पेन, स्कूल, कॉलेज, है ना, ऑफिस। तो ये इन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हिंदी भाषा में करते हैं, जो अंग्रेजी की भी है, फारसी की भी है, उर्दू भाषा की भी है। खत, जैसे हम कहते हैं खत उर्दू भाषा का शब्दों के बहुत सारे ऐसे अनगिनत हजारों शब्द आपको हिंदी में ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी भाषा के नहीं है बल्कि विदेशी भाषा के शब्द है, ठीक है ना। तो इस तरह से समझ में आपको आ गया होगा। अब इसका जो 5वां भेद बनता है कौन सा, संकर शब्द। 5वां जो आता है अपना संकर शब्द, जिन्हें और किस नाम से पुकारते हैं। जब मैंने कल इनके बारे में नाम बताया था तो शायद आपको याद हो, आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो शायद आपको याद होगा कि मैंने इसका एक नाम और बताया था, मिश्रित शब्द बताया था।
मिश्रित, ठीक है ना। तो संकर शब्द या मिश्रित शब्द, मिश्रित अब संकर से नहीं समझ में आता तो मिश्रित नाम से आपको समझ में आता है, मिश्रित यानी कि मिला हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं। अभी तक हमने देखा देशज शब्द होते हैं अपने देश की भाषाओं से निकल कर आते हैं, विदेशी होते हैं जो विदेशी भाषाओं से निकल कर आते हैं, जैसे हिंदी, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, इन भाषाओं से। लेकिन यह मिश्रित, भाई दो भाषाओं के शब्द एक साथ प्रयुक्त, थोड़ा सा सोचने पर विवश करता है कि भाई कैसे हो सकता है ये, कि जो दूसरी अन्य भाषाओं से निकल कर आते हैं लेकिन दो भाषाओं से मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। उन्हें संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी सुना होगा बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। तो यहाँ बम शब्द है वो अलग भाषा का हो गया, ब्लास्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। ऐसे ही अपने आता है एक और शब्द है जैसे अग्निबोट, बोट शब्द है जो अपना किसका हो गया, अंग्रेजी भाषा का हो गया। और अग्नि शब्द अपना किस भाषा का, अग्नि शब्द संस्कृत के भी कौन सा, हाँ तत्सम शब्द में आता है, ये तत्सम शब्द ये संस्कृत में आता है ना, ठीक है ना। अग्नि शब्द, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, आग होता है, ठीक है ना। अग्नि का तद्भव रूप आग होता है, तो अग्नि शब्द है वो किसका हो गया, संस्कृत का हो गया, तत्सम शब्द है। और जबकि अंग्रेजी शब्द है वो बोट शब्द है वो किसका है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यानी कि ये ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, उनके योग से बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संकर शब्द या उन्हें मिश्रित शब्द कहते हैं। अब मैंने ये अपने जो उद्गम स्रोत के आधार पर है वो 5 शब्दों के 5 भेद के बारे में बात की। अब मैं आपको बताती हूँ कि तत्सम और तद्भव जो शब्द होते हैं उनमें हम पहचान है वो कैसे कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि तत्सम व तद्भव शब्दों में पहचान करने का तरीका, तत्सम और तद्भव शब्दों में पहचान करने का तरीका। देखिए संयुक्ताक्षर की बात हमने की थी, पहली बात आती थी इसमें संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर शायद बच्चों आपको पता हो कि मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं संयुक्ताक्षर शब्द, क्ष, त्र, ग और अपना श्रय। अगर इनसे बने हुए अगर कोई शब्द है वो आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। इनसे बने हुए जो अगर शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा तत्सम होते हैं, सॉरी क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, इनसे बने हुए अगर कोई शब्द आ जाते हैं तो वो किन से क्या कहलाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मान लो अक्षी लिखा हमने, यानी कि संयुक्ताक्षर, यहाँ क्ष है वो दो शब्दों के योग से, सॉरी दो वर्णों के योग से बने हुए हैं, यानी संयुक्ताक्षर है, तो ये क्या हुआ, तत्सम शब्द है। इन चारों से बने हुए जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। एक पहचान का तरीका ये हो गया। दूसरा अपना आता है, मैंने आपको पढ़ाया था अनुस्वार। अनुस्वार जिसका ये अनुस्वार जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, अनुस्वार। एक पढ़ाया था मैंने आपको, अनुनासिक बताया था, अनुनासिक। अनुनासिक है वो कौन सा होता है, चांद बिंदु यानी चंद्र बिंदु, चांद और बिंदु दोनों होते हैं। और अनुस्वार है वो केवल बिंदु के रूप में होता है, शिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। अब देखिए उस समय मैंने आपको बताया था कि जो ये अनुस्वार है उसका तद्भव रूप होता है कौन सा,
अनुनासिक होता है। अब देखिए जैसे, और जो भी अगर तत्सम शब्द होंगे उसमें अनुस्वार का प्रयोग है वो कभी नहीं होता है। और ये भी बताया था कि जो अपना अनुस्वार है, सॉरी ये जो अनुनासिक है, चंद्र बिंदु है, ये हिंदी भाषाओं के द्वारा ही बनाया गया है, ये संस्कृत में नहीं आता। आप कभी भी संस्कृत की कोई भी बुक है वो निकाल के देख लीजिए, खोल के देख लीजिए, आपको चंद्र बिंदु लगे हुए एक भी शब्द है वो कभी नहीं मिलेंगे। तो ये जब अपनी संस्कृत भाषा थी, मूल भाषा थी, जब उसका उद्गम हुआ था तो उस समय इसका निर्माण ही नहीं हुआ था। तो इससे जुड़े हुए शब्द हैं वो कभी तत्सम शब्द नहीं हो सकते। ये कहाँ से आया है? ये बाद में हिंदी भाषियों के द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए ये अपने इससे जुड़े हुए एक भी शब्द है वो कभी तत्सम नहीं होते हैं, मूल भाषा के नहीं होते, संस्कृत भाषा के नहीं होते हैं। जैसे हम लिखे, मानो मुझे लिखना है पंचम, तो यहाँ अनुस्वार ही होगा, ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा पंचम लिखा हुआ, ठीक है ना। अगर संस्कृत में ऐसा मिल जाता है तो वो क्या, पंचम शब्द है अगर ऐसा मिल जाता है तो वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। तो पंचम अगर मैं लिखती हूँ तो केवल अनुस्वार लिखूंगी, और ये अपना तत्सम शब्दवार, इसका तत्व रूप क्या होगा? 5। यहाँ चंद्र बिंदु हमारे लगा है, तो यानी कि जो अनुस्वार है उसका तद्भव रूप क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। ये भी एक पहचान का तरीका है। इसके बाद में जो मैंने एक आपको पढ़ाया था ताड़नजात वर्ग या उक्षिप्त वर्ण पढ़ाए थे, ताड़नजात या उक्षिप्त। जैसे हम ये लिखते हैं डे डे, इनके नीचे तो ये क्या हुआ? डे डे। अगर ये हटा दिए जाए तो ये डे और ढे होते हैं, और ये बिंदु लगाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? उच्चारण शैली है वो बदल जाती है। अडे, पढ़ाई, पेड़, अडे अडे, है ना, अडिगे हो जाता है अढे। अगर इनसे ये जो बने हुए शब्द आते हैं, ताड़नजात के प्रयोग से बना शब्द कभी भी तत्समय नहीं होता है। इनसे बने हुए जो शब्द है वो कभी भी तत्समय नहीं होते हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत के होते हैं वो कभी नहीं होते हैं। एक अपना आता है री। री ये तो अपने संस्कृत में प्रयुक्त होता है, इसके साथ में ये वाला री भी अपने संस्कृत में है वो प्रयुक्त होता है। तो री के प्रयोग से बना तत्सम शब्द होता है। तो अगर ये इससे बना हुआ कोई शब्द आ जाए तो वो कौन सा होता है? तत्सम। ये तो अपनी लघु री हो गई, और ये अपनी जो संस्कृत में प्रयुक्त होती है। संस्कृत में हमने वो पढ़े थे, अपने स्वर की बात की थी, तो वो कितने होते हैं? अच, जिन्हें अच कहते हैं, संस्कृत में अच कहते हैं, वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है वो कितनी बताई थी? 11 बताई थी। और संस्कृत भाषा है उसमें स्वरों की संख्या वो 13 होती है, जिन्हें अच कहते हैं। तो 13 में एक इसे भी शामिल किया था। अगर इससे और इससे बने हुए शब्द आ जाते हैं कोई, तो वो किस में आते हैं? तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और एक और तरीका भी है जो पढ़ने, लिखने, बोलने में थोड़े कठिन लगते हैं। अगर पढ़ने में, लिखने में, बोलने में जो शब्द कठिन लगते हैं तो सीधे सीधे किस में आते हैं? मूल भाषा के होते हैं, संस्कृत के होते हैं, तत्सम शब्दों में आते हैं। तत्सम शब्दों में आते हैं। जो बोलने, लिखने और पढ़ने में थोड़े कठिन लगते हैं तो वो तत्सम शब्दों में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं व्युत्पत्ति और संरचना के आधार पर शब्दों के भेद। ये तो मैंने तत्सम और तद्भव में पहचान का तरीका आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं व्युत्पत्ति। संरचना, बनावट भी कह सकते हैं इसे। आधार पर शब्द भेद। कितने प्रकार के होते हैं? कल आपको बताया था, लिखा होगा आपने, नोटिस किया होगा आपने, पेन कॉपी लेकर बैठते होंगे आप, शायद आपने लिखा होगा। तो व्युत्पत्ति, संरचना, बनावट के आधार पर शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, और तीसरा अपना होता है यौगिक शब्द। ये 3 प्रकार है, आपको बताए थे। व्युत्पत्ति, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द है वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? निश्चित शब्द भी कह सकते हैं। निश्चित यानी कि ये निश्चित होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ये किसी 2 शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। इनके अगर टुकड़े भी कर लेते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। मतलब
कि ये रूढ़ होते हैं, अपने आप में रूढ़ होते हैं और इन्हें निश्चित शब्द भी कहते हैं, क्योंकि अगर इनके खंड कर दिए जाएं, इनके टुकड़े कर दिए जाए तो उनका कोई सार्थक नहीं निकलता है, कोई अर्थ है वो नहीं निकलता है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जो मौलिक प्रकृति के होते हैं, ऐसे शब्द जो मौलिक प्रकृति के होते हैं, इनके खंड कर देने पर, इनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपनी मौलिक प्रकृति के होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, और जिनके खंड कर देने पर, टुकड़े कर देने पर, इनका विच्छेद कर देने पर भी उनका कोई अर्थ है वो नहीं निकलता है। जैसे कहे कि ना जल, पानी, तो इस प्रकार के शब्द है जिनके अगर हमें टुकड़े कर दे, कान, पीला। अब देखिए ये दो वर्णों के योग से बना, नाक को अलग कर दे, कह को अलग कर दे, तो भी कोई सार्थक अर्थ है इनका नहीं निकलता है। तो ये अपने आप में ही क्या हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं। ये नाक है वो एक अपना जो शारीरिक अंग है उसके लिए ये रूढ़ हो गया है, प्रयुक्त होने लगा है। जल है जो पानी के लिए है वो रूढ़ है, कान है, पीला है, नीला है, जो भी है, तो ये अपने आप में कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, इनका कोई अर्थ है वो नहीं निकलता है। तो जैसे धर्म, अर्थ, और भी शब्द ले सकते हैं, हजारों शब्द मिल जाएंगे। धर्म है, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके अगर हम टुकड़े भी करते हैं तो इनका कोई सार्थक अर्थ है वो नहीं निकलता है। इसके बाद में आता है यौगिक शब्द। दूसरा आता है अपना यौगिक शब्द। यौगिक देखिए, योग, इनका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो योग धन इक, तो यौगिक बनता है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो नाम से ही पता चलता है कि योग को, इसमें यानी कि दो शब्दों के, तो इसकी परिभाषा निकल कर आती है हमारे सामने नाम को देखते हुए कि ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ एक शब्द यूज किया है, इसकी बात बताऊंगी मैं अभी आपको कि ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं और इनके टुकड़े कर देते हैं। देखिए जब हमने रूढ़ शब्द पढ़ा था तो उनके टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन जो यौगिक शब्द होते हैं इनके टुकड़े कर देने पर दोनों जो भाग है वो अपना अपना एक विशेष अर्थ है वो रखते हैं। तो बनते हैं इनके टुकड़े कर देने पर सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे देखिए विद्यालय, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य। तो देखिए अब विद्या प्लस आलय, अगर इसके हम टुकड़े करते हैं तो क्या आता है, दोनों शब्द निकले, विद्या आलय, दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है। आलय यानी होता है घर, विद्या यानी कि अपना विद्या धन, पुस्तकालय पुस्तक, आलय वही हो गया प्रधान और आचार्य, यानी कि ऐसे करके इनके दो अर्थ है वो निकलते हैं। और इसमें देखिए संधि, उपसर्ग, ये अपना प्रत्यय है, इनसे बने हुए शब्द है वो उसमें रूढ़ में है वो नहीं होते, इसमें होते हैं, ठीक है ना। अब अपना आता है तीसरा, आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द
शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्दों के मेल से तो बनते हैं, योग से बनते हैं और उनसे भिन्न एक विशेष अर्थ को लिए हुए होते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं, मेल से या योग से बनते हैं, दो शब्दों के मेल या योग से बनते हैं, परंतु एक विशेष अर्थ लिए हुए होते हैं, अन्य विशेष अर्थ लिए हुए होते हैं, विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ गजानन। गजानन, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं या इसको हम अलग करते हैं तो गज, गज यानी क्या होता है? हाथी। और आनन, आनन का अर्थ होता है मुख या चेहरा कह सकते हैं। तो गज आनन यानी गज के मुख वाला। तो हमारा ध्यान है वो किस तरफ जाता है? गणेश जी की ओर जाता है। ऐसे ही पीताम्बर, पीत वस्त्र, जैसे तो हमने समास जब पढ़ा था तो मैंने समास का टॉपिक है वो करवा दिया, तब उसमें हमने बहुब्रीहि समास पढ़ा था। तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास के जितने भी शब्द आते हैं वो किस में लिए जाते हैं? योग रूढ़ शब्दों में लिए जाते हैं। इसके बाद देखिए अपने तीसरा आता है अर्थ के आधार पर। तीसरा तो अपने आधार था अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर मैंने आपको कल भी बताया था, अर्थ के आधार पर है वो शब्द है वो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर विकार की दृष्टि से शब्द भेद होते हैं जिनका अध्ययन हम है वो कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।